तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टूडेंट्स इस पैसेज को मीडियम स्पीड में पढ़े। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बिल्कुल सीरियस होकर के सीख लीजिए कि ये पूरे के पूरे 15 मार्क्स आप किस प्रकार से स्कोर कर सकते हैं। लीजिए स्टूडेंट्स इन्हीं पॉइंट्स को मैंने एक सेंटेंस के रूप में लिख दिया और आपके 3 नंबर ये से ही आंसर की शुरुआत। यूपी बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज से मैं अपने अगले 10 दिन क्लास 12th में पढ़ने वाले उन बच्चों को डेडिकेट करने जा रहा हूं जो अगले ही कुछ दिनों के बाद में बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं। आशा करता हूं कि आप भी मेरे साथ अगले 10 दिन तक जरूर बने रहेंगे और अगर बने रहेंगे तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि इंग्लिश क्वेश्चन पेपर के 4 सेक्शंस में से पहले 3 सेक्शंस जो 60 मार्क्स कैरी करते हैं उन्हें आप बड़ी इजीली स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपके सामने रखा होगा एक लॉन्ग अनसीन पैसेज और उसके नीचे दिए होंगे 7 क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको अपने शब्दों में लिख करके देना होगा। कैसे करेंगे आप ये काम जरा अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखिए और सीख लीजिए। तो अब इस पूरे क्वेश्चन पेपर को हल करने की शुरुआत मैं कर रहा हूं सेक्शन ए से। सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में रखा होगा आपके सामने एक लॉन्ग अनसीन पैसेज। अब ये लॉन्ग अनसीन पैसेज क्या होता है इसके बारे में 2 बातें आप अच्छे तरीके से जान लीजिए। पहली बात तो ये कि ये लॉन्ग होता है, मतलब इसमें 4 से लेकर और 6 पैराग्राफ्स तक हो सकते हैं जिसको देखकर बच्चे लोग डर जाते हैं, लेकिन आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर उसके ठीक नीचे आपके सामने होते हैं 7 क्वेश्चंस और इन 7 क्वेश्चंस को आपको बहुत ही क्लियरली आंसर देना होता है। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि ये अनसीन पैसेज होता है, अर्थात आपने इस पैसेज को पहले कभी नहीं पढ़ा और आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इसमें किसकी लव स्टोरी कही गई है। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं सारी की सारी लव स्टोरीज का द एंड यहां पर कर दूंगा और आपकी झोले में होंगे पूरे के पूरे 15 नंबर यानी 100% मार्क्स सेक्शन ए से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं बच्चे लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर कर देना चाहता हूं। उनका कंफ्यूजन यह है कि इस पैसेज के नीचे जो क्वेश्चंस दिए होंगे क्या वो क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे? जी नहीं। तो अपने दिमाग से सारे के सारे कंफ्यूजन दूर कर लीजिए और सुन लीजिए अच्छी तरह से कि आपके सामने ये जिस तरीके के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, अर्थात कोई एमसीक्यूज नहीं होगा और इनके आंसर्स आपको खुद अपने सेंटेंसेस फ्रेम करके देने होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर इस पैसेज के नीचे दिए गए ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो इनके लिए बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आप अपने दिमाग में रखिए और आपको देखिए क्या करना है। तो सबसे पहला स्टेप बड़े ध्यान से सुनिए। सबसे पहले वाले 4 जो क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से पढ़ना है, यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को आपको सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। पढ़ करके और ये समझने का प्रयास करना है कि इन 4 क्वेश्चंस में से कौन कौन सी बातें पूछी गई हैं। देखिए जरा पढ़कर देखिए। और क्वेश्चन नंबर 1, What does the author mean by the statement everyone has something to sell? यानी इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक स्टेटमेंट है, कहीं ना कहीं उस पैसेज में, उन पैराग्राफ्स में कोई एक स्टेटमेंट होगा। कौन सा स्टेटमेंट? Everyone has something to sell, ये स्टेटमेंट रखा होगा। अब इस स्टेटमेंट को आपको बहुत अच्छे तरीके से वहां पर देखना होगा और फिर आपको यह पता लगाने का प्रयास करना होगा What does the author mean? यानी लेखक का क्या मतलब है जब वो ये कह रहा है, यानी जब वो ये स्टेटमेंट दे रहा है तो उसका क्या मतलब है। अगर आपके दिमाग में ये बात सेट हो गई तो अब जब आप वहाँ से पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे तो ये वाली बात हमेशा ही आपके दिमाग में रहेगी और वहाँ पर आपको पता लगाने का हमेशा ही चांस बना रहेगा कि यार इस स्टेटमेंट के कहने का मतलब ये है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन सुरक्षित हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप अच्छे से देखिए क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिगर एंड द ट्रम्प? अब यहां पर आप देख रहे हैं कि कोई डिफरेंस यानी कोई अंतर पूछा जा रहा है 2 लोगों के बीच में। पहला है बिगर। अब बिगर को तो आप जानते हैं कि ये बिगर कौन होता है? भिखारी होता है। अब हो सकता है कि आपको ये ट्रम्प इसकी मीनिंग ना आती हो, कई बार ऐसा हो सकता है, तो आपको यहां भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी ट्रम्प कोई ना कोई तो है, जैसा कि एक बिगर होता है वैसे ही कोई ना कोई एक ट्रम्प भी होता है। और यहां पर पूछा क्या गया है? पूछा यह गया है कि आखिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो अब वहां से जब आप पैराग्राफ पढ़ते हुए नीचे आएंगे तो दूसरी बात आपको यह वाली ध्यान में रखनी है। अच्छा, तीसरी बात जरा देखिए, हाउ आर ट्रम्प्स क्लोजर टू नेचर देन नॉर्मल पीपल? यानी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो ट्रम्प्स होते हैं जिसका मतलब अभी आप नहीं जानते हैं, ये जो ट्रम्प्स होते हैं ये नेचर से क्लोज अधिक क्यों होते हैं नॉर्मल लोगों की तुलना में? यानी जो सामान्य जन होते हैं उन लोगों की तुलना में ये जो ट्रम्प्स लोग होते हैं ये नेचर से इतना ज़्यादा करीब कैसे होते हैं? क्वेश्चन ये पूछा गया है। यानी यहां पर भी उसी ट्रम्प के बारे में कोई बातचीत की जा रही है और उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और जरा क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए। व्हाई शुड वी फील जेलस ऑफ ए ट्रम्प? यानी यहां पर फिर से उसी ट्रम्प के बारे में ही पूछा गया है कि हम लोग आखिर उस ट्रम्प से जेलस क्यों होते हैं, ईर्ष्या क्यों रखते हैं।
इसका मतलब अब केवल फिलहाल अभी आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं और अब आपने देखा कि यहाँ इन 4 क्वेश्चंस में क्या क्या बातें पूछी गई हैं। बस अब सिंपली आपको इतना पढ़ करके एक मोटा मोटा आइडिया अपने दिमाग में रख लेना है कि इनसे रिलेटेड वहाँ उस पैराग्राफ में कुछ बातें की गई होंगी। तो चलिए उस पैराग्राफ की ओर बढ़ने से पहले आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 को और अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और फिर से मेमोराइज कर लेना है कि आखिर वहाँ पर क्वेश्चन क्या किया गया है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 और उसको पढ़ते हुए आते हैं सरसरी तौर पर एक बार पहले पूरे के पूरे पैराग्राफ को पढ़ जाते हैं और फिर आप देखेंगे कि आपको बड़ी आसानी के साथ इनके आंसर्स मिल जाएंगे। तो चलिए ऊपर बढ़ते हैं और पैराग्राफ नंबर 1 में पहुंचते हैं यहाँ। तो चलिए स्टूडेंट्स इस पैसेज को मीडियम स्पीड में पढ़ते हैं और इसमें कही गई सभी मोटी मोटी बातों को अपने दिमाग में सेव करने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग पैराग्राफ नंबर 1 से। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज सेड दैट एवरीवन लिव्स बाय सेलिंग समथिंग। इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा कहा जाता है, लोग ऐसा कहते हैं कि हर व्यक्ति यानी एवरीवन, हर व्यक्ति लिव्स यानी अपना जीवन जीता है बाय सेलिंग समथिंग यानी कुछ ना कुछ बेच करके अपना जीवन जीता है। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है, व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, यानी इस कथन से आप क्या समझते हैं वो ये है क्या समझते हैं, दैट टीचर्स लिव बाय सेलिंग नॉलेज, कि जो टीचर्स लोग होते हैं वो अपना नॉलेज बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। फिलोसोफर्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फिलोसोफर्स लिव बाय सेलिंग विजडम, और जो दार्शनिक लोग होते हैं वो विजडम यानी ज्ञान बेच करके अपने जीवन को जीते हैं। उस प्रीस्ट अर्न देयर लिविंग बाय सेलिंग स्पिरिचुअल कंफर्ट, यानी कि ये सभी लोग अपनी अपनी सेवाओं को बेचते हैं। और प्रीस्ट लोग क्या करते हैं, वो वास्तव में अपनी आजीविका कमाते हैं स्पिरिचुअल कंफर्ट, यानी जो आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है या जो आध्यात्मिक सुख होता है उसको बेच करके वो अपना पैसा कमाते हैं यानी अपनी आजीविका कमाते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, दो इट मे बी पॉसिबल टू मेजर द वैल्यू ऑफ मटेरियल गुड्स इन टर्म्स ऑफ मनी। देखिए हालांकि इट मे बी पॉसिबल, ऐसा संभव हो सकता है, क्या संभव हो सकता है, टू मेजर द वैल्यू ऑफ मटेरियल गुड्स, यानी जो भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, जो भौतिक सामान होते हैं उनको आप धन में मेजर करना ये तो संभव होता है। यानी जो भी आप सामान बाहर से खरीद करके लाते हैं तो उसको आप मेजर कर सकते हैं अपने धन से, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आप धन से मेजर नहीं कर सकते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द ट्रू वैल्यू ऑफ द सर्विसेज, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो बहुत कठिन होती हैं। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एस्टिमेट यानी बहुत एस्टिमेट करना यानी निर्धारण करना बड़ा ही कठिन होता है। क्या निर्धारण करना, द ट्रू वैल्यू यानी उसकी सच्ची कीमत का निर्धारण करना बड़ा कठिन होता है। किन चीज़ों का, ऑफ द सर्विसेज, जो हम अपनी सेवाएं बेचते हैं, विच पीपल परफॉर्म फॉर अस, यानी हमारे लिए जो लोग, दूसरे लोग जो अपनी सेवाएं देते हैं। सेवाओं का मतलब आप जैसे डॉक्टर होता है वो सेवा हमको देता है, कोई सामान हमको नहीं देता है। हाँ, हम किसी दुकान में जाते हैं तो कुछ सामान लेकर के आते हैं, उसके बदले हम पैसा पे करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, जैसे एक टीचर ही होता है वो अपनी सेवा देता है, कोई वस्तु नहीं देता है। ठीक है ना, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। अगला पैराग्राफ देखिए, देयर आर टाइम्स व्हेन वी वुड विलिंगली गिव एवरीथिंग वी पजेस टू सेव आवर लाइव्स। देखिए यहाँ पर क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है, देयर आर टाइम्स, कई बार ऐसा मौका आता है जब हम लोग जानबूझ करके या अपनी इच्छा अनुसार क्या करते हैं, देते हैं एवरीथिंग वी पजेस, यानी सब कुछ जो हमारे पास होता है, टू सेव आवर लाइफ यानी अपना जीवन बचाने के लिए। कुल मिलाकर अपना जीवन बचाने के लिए कई बार ऐसा समय होता है जब हमें अपने जीवन की पड़ी होती है और अपने जीवन को बचाने के लिए हम अपनी इच्छा अनुसार जो कुछ भी अपने पास होता है वो सब कुछ दे देते हैं। Yet we might grudge paying a surgeon a high fee for offering us precisely the same service. फिर भी यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, फिर भी we might grudge paying, हमें कभी कभी असुविधा हो सकती है। ग्रज का मतलब होता है बुरा मानना, असुविधा होना, व्यथित होना। पेइंग अ सर्जन, किसी सर्जन को पैसा देने में हमें असुविधा हो सकती है, हमें बुरा लग सकता है। ए हाई फी यानी बहुत बड़ी फीस देने में हमको बुरा लग सकता है। फॉर ऑफरिंग अस प्रिसाइजली द सेम सर्विस, यानी उसी सर्विस, वो सर्विस जो हमें एक डॉक्टर देता है, सर्जन देता है, उस सर्विस के बदले उसकी हाई फीस चुकाने में हमको थोड़ा सा बुरा लगता है, कष्ट होता है। ठीक है, द कंडीशंस ऑफ सोसाइटी आर सच दैट स्किल्स हैव, अब यहाँ पर से फिर से वही लाइन रिपीट कर दी गई तो इसको हम काट देते हैं, फिर से जरा इस सेंटेंस को पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या है, The conditions of society are such that skills have to be paid for in the same way that goods are paid for at a shop. देखिए यहाँ पर क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है, द कंडीशंस ऑफ सोसाइटी यानी समाज की जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, वो कुछ ऐसी हैं कि
ध्यान दीजिए, स्किल्स हैव टू बी पेड, यानी जो स्किल्स होती हैं, जो हमारी दक्षताएं या कुशलताएं होती हैं, उनके लिए भी हमको पैसा चुकाना पड़ता है। बिल्कुल उसी प्रकार से पैसा चुकाना पड़ता है। किस प्रकार से पैसा चुकाना पड़ता है? जैसा कि गुड्स आर पेड फॉर एट द शॉप, जिस प्रकार से हमें सामान खरीदने के लिए दुकान में कुछ पैसा चुकाना पड़ता है। राइट, ओके, एवरीवन हैड समथिंग टू सेल। अब देखिए यहां पर वो स्टेटमेंट आ गया, कौन सा स्टेटमेंट? जो क्वेश्चन नंबर 1 में था। अब यहां पर इसका क्या मतलब है? एवरीवन हैज समथिंग टू सेल, यानी हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ बेचने के लिए होता है, और यही प्रश्न है आपका पहला। ध्यान दीजिए, आपको याद होगा कि प्रश्न यही पूछा गया था कि इस स्टेटमेंट के अनुसार लेखक आपको क्या बताना चाहता है। तो आपने यहां पर देखा कि पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर के और पैराग्राफ 2 के लास्ट तक वो स्टेटमेंट जाकर आपको दिखाई पड़ता है। देखिए ये वाला स्टेटमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 पैराग्राफ्स में जो बातें कही गई हैं, उन बातों को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है, और फिर आपको ये बताना है, अपने शब्दों में ये बतलाना है कि यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है, और जो कुछ भी लिखेंगे वो आपके अपने शब्द होंगे। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि प्रश्न से मिलता जुलता यहाँ पर जो कुछ भी उन्हें दिखाई पड़ा, जैसे एवरीवन हैड समथिंग टू सेल, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और उन्होंने यहाँ पर मैच किया कि भाई यहाँ पर वो सेंटेंस लिखा हुआ है या उससे मिलते जुलते वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो बस उसी के ऊपर वाला कोई सेंटेंस यहाँ से लेकर या यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा का पूरा, कहाँ से? यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा का पूरा उसको नकल करने का प्रयास करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक्चुअली इनका आंसर देने का तरीका कुछ दूसरा ही होता है, जिसमें आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिलने वाले हैं, और ये तरीका मैं आपको अभी व्हाइट बोर्ड में बतलाने जा रहा हूं, तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए जरा और पढ़ लेते हैं आगे वाले जो भी पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। जरा देखिए यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ट्राम्स, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरे क्वेश्चन में आपको याद होगा, आपको याद रखना है वो कौन से क्वेश्चंस थे। ट्रम्प और बिगर्स के बीच में क्या किया जा रहा था? एक डिफरेंस बताने का प्रयास किया जा रहा था। वहां से प्रश्न पूछा गया था कि ट्रम्प्स और बिगर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अब आपको मैं यहां पर बतला देता हूं कि ये ट्रैम्प का मतलब क्या होता है। भाई ट्रैम्प वे लोग होते हैं जो आवारा घूमते रहते हैं घरों से, अपने घर से, उनके पास कोई अपना घर नहीं होता है, बस वो इस संसार में यूं ही टहलते घूमते रहते हैं। जहाँ कहीं उन्हें भोजन मिल गया वो वहाँ पर भोजन कर लेते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखें वो भिक्षा नहीं मांगते, यानी भीख नहीं मांगते। जो बिगर्स होते हैं वो अपनी डिग्निटी को सैक्रिफाइस कर देते हैं, यानी डिग्निटी यानी अपना जो आत्मसम्मान होता है उसको सैक्रिफाइस करके और दूसरों से पैसा मांगते हैं। बट ये लोग उस तरीके से पैसा नहीं मांगते हैं। तो ये ट्रम्प्स होते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको इस ट्रम्प की मीनिंग ना आए, तो जब आपको इस ट्रम्प की मीनिंग नहीं आती है तो भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए पढ़ते हैं जरा क्या कहा जा रहा है इस पैराग्राफ में। ट्रम्प्स सीम टू बी द ओनली एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल। देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक रूल के अनुसार जो पहले वाली जो बातें बतलाई गई, यानी इस संसार में हर व्यक्ति, रूल क्या है, ऐसा कहा जाता है एक रूल के अनुसार कि इस संसार का हर व्यक्ति कुछ न कुछ बेचता है और उसके बदले में कुछ लेता है। लेकिन ये जो ट्रैम्प्स लोग होते हैं, जो आवारा घुमक्कड़ लोग होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है टू बी द ओनली एक्सेप्शन की एकमात्र अपवाद हैं इस जनरल रूल के। कैसे, आपको अभी पता चलेगा। आगे देखते हैं। बेगर्स ऑलमोस्ट सेल देमसेल्व्स एज ह्यूमन बीइंग्स टू अराउज द पिटी ऑफ पासर्स बाई। देखिए यहाँ पर बेगर्स क्या होते हैं, जो भिखारी लोग होते हैं वो लगभग अपने आप को बेच देते हैं, यानी अपने आप को, देमसेल्व्स मीन्स अपने आप को बेच देते हैं, एज ह्यूमन बीइंग्स यानी एक मानव के रूप में अपने आप को बेच देते हैं। किस तरह से? टू अराउज द पिटी ऑफ पासर्स बाई। पासर्स बाई जो राहगीर होते हैं, उन राहगीरों के मन में, हृदय के अंदर पिटी यानी दया के भाव को उत्पन्न करने के लिए वो अपने आप को बेच देते हैं। कैसे बेचते हैं? वो गिड़गिड़ाने लगते हैं, ठीक है ना। तो गिड़गिड़ा कर एक तरीके से वो अपने आप को बेचने का प्रयास करते हैं। वेल, आगे देखते हैं। बट रियल ट्रम्प्स आर नॉट बेगर्स। लेकिन जो असली घुमक्कड़ लोग होते हैं ना, जो असली ट्रम्प्स होते हैं, वो बेगर्स नहीं होते हैं। वो अपने आप को उस तरीके से प्लीड नहीं करते हैं, गिड़गिड़ाते नहीं किसी के सामने, भिक्षा नहीं मांगते। दे हैव नथिंग टू सेल। उनके पास हालांकि बेचने के लिए कुछ नहीं होता है। एंड रिक्वायर नथिंग, और कुछ भी उन्हें चाहिए भी नहीं होता है। फ्रॉम अदर्स माने दूसरे से, यानी दूसरे लोगों से उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं होता है। इन सीकिंग इंडिपेंडेंस यानी आत्मनिर्भरता यानी स्वतंत्रता की तलाश में क्या करते हैं? दे डू नॉट सेक्रीफाइस देयर ह्यूमन डिग्निटी। ये लोग अपनी जो ह्यूमन डिग्निटी होती है, यानी एक जो मानवीय आत्मसम्मान होता है, उस मानवीय आत्मसम्मान को ये लोग बेचते नहीं हैं। आगे देखते हैं क्या है। अ ट्रम्प में आस्क यू फॉर मनी।
एक ट्रम्प जो होता है, यानी जो घुमक्कड़ होता है, एक आवारा होता है जिसके पास अपना घर नहीं होता, इस संसार में बस स्वच्छंद वो घूमता है, ऐसा व्यक्ति आपसे धन तो मांग सकता है, नो डाउट, बट लेकिन ही विल नेवर आस्क यू फील सॉरी फॉर हिम, लेकिन वो ऐसा कभी कुछ नहीं कहता कि आप उसके लिए सॉरी फील करें या उसके लिए आपके मन में कोई दया का भाव उत्पन्न हो, जैसे भिखारियों के प्रति होता है। ही हैज़ डिलिबरेटली चूजन टू लीड द लाइफ, और उसने ये जानबूझ करके इस तरह के जीवन को व्यतीत करने को चुना है। ही लीड्स, यानी वो जीवन जो जी रहा है, उस जीवन को जीने के लिए उसने खुद जानबूझ करके ऐसा, डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है, जानबूझ करके, यानी चाहते हुए, एंड इज फुली अवेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, और वह उसके परिणामों से, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या होता है, परिणाम, और उसके परिणामों से पूरी तरीके से वो भिज्ञ होता है, यानी उसे जानकारी होती है कि इसका परिणाम क्या होगा। ही मे नेवर बी श्योर वेयर, हाँ ऐसा हो सकता है कि उसे कभी भी इस बात में श्योरिटी ना हो कि वेयर इज नेक्स्ट मील इज, कि आखिर उसका जो अगला भोजन है वो कहाँ से आएगा, वेयर हिज नेक्स्ट मील इज कमिंग फ्रॉम। हालांकि उसको ये नहीं पता हो सकता है, उसे निश्चित नहीं होता कि उसका अगला भोजन कहाँ से आएगा, बट लेकिन ही इज़ फ्री फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ एंग्जाइटीज़, लेकिन वो हजारों चिंताओं से पूरी तरह से मुक्त होता है, विच एफ्लेक्ट अदर पीपल, और वही चिंताएं दूसरे लोगों को परेशान करती हैं। वेल, हिज फ्यू मटेरियल पोजेशंस मेक इट पॉसिबल फॉर हिम टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विथ ईज। अब देखिए क्या है, वो जो ट्रम्प होता है ना, उसकी जो न के बराबर जो मटेरियल पोजेशंस होते हैं, यानी कि एक पैदल आवारा घुमक्कड़ व्यक्ति क्या सामान अपने पास लेकर के चल सकता है, बहुत ही थोड़ा सा, कुछ कपड़े हो सकते हैं और बस थोड़ा सा सामान हो सकता है। तो इतना सामान लेकर के जब वो चलता है तो वही बात एक्चुअली इस बात को संभव बना देती है, मेक इट पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए इस बात को संभव बना देती है क्या, टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद ईज माने आसानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूव करना उसके लिए पॉसिबल बना देती है। By having to sleep in the open, he gets far closer to the world of nature than most of us ever do. अब देखिए यहाँ पर क्या है, by having to sleep in the open, यानी खुले में सोने के बाद, अर्थात वो खुले में सोता है, उसके पास अपना घर तो नहीं होता, तो जहाँ उसे स्थान मिलता है वहीं पर सो जाता है। He gets far closer to the world of nature, तो वह क्या होता है कि वह नेचर के संसार यानी प्रकृति के संसार के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। एक क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड है, ज़रा ध्यान दीजिए। वहाँ पर पूछा गया है कि ये जो ट्रम्प लोग होते हैं वो नेचर के इतना ज़्यादा करीब कैसे होते हैं, तो ध्यान रखिएगा उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहीं से निकल करके आएगा कहीं से। खैर कैसे निकलेगा ये मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, ही मे हंट, वह शिकार कर सकता है, बेग, वो भिक्षा भी मांग सकता है, और स्टील ओकेजनली, या कभी कभार कोई चोरी भी कर सकता है, टू कीप हिमसेल्फ अलाइव, अपने आप को जीवित रखने के लिए। एक जो आवारा घुमक्कड़ लोग होते हैं ना, वो कभी कभी शिकार कर सकते हैं, हाँ कभी कभी वो भीख भी मांग सकते हैं, या कभी कभी अगर मौका पड़ गया अपने आप को जिंदा रखने के लिए तो वो चोरी भी कर सकते हैं। ही में इवन इन टाइम्स ऑफ रियल हिमसेल्फ, ये देखिए ये वाली लाइन भी रिपीट हो गई है तो इसको भी काट दीजिए। अब पढ़ते हैं यहाँ से, ही में इवन इन टाइम्स ऑफ रियल नीड। अच्छा, इन टाइम्स ऑफ रियल नीड का मतलब क्या हुआ, जब कोई सचमुच की आवश्यकता का समय होता है तो वो क्या कर सकता है, ही में इवन डू अ लिटिल वर्क, तो वह थोड़ा सा काम भी कर सकता है, कहीं पर नौकरी भी कर सकता है अपने पेट को भरने के लिए। बट ही विल नेवर सेक्रीफाइस हिज फ्रीडम, लेकिन वो अपनी फ्रीडम को कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करता है। वेल, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, वी ऑफन स्पीक विथ कंटेम्प्ट फॉर ट्रम्प्स। हम कभी कभी जब बातें करते हैं, ऑफन मीन्स प्रायः, हम जब प्रायः बात करते हैं किनके बारे में, ट्रम्प्स के बारे में जब बातें करते हैं तो बड़े कंटेम्प्ट्स के साथ, तिरस्कार के साथ, घृणा के साथ इनके बारे में बात करते हैं। एंड पुट देम इन द सेम क्लास एज बेगर्स, और इनको हम उसी वर्ग में रख देते हैं जिस वर्ग में बेगर्स होते हैं, यानी हम लोग इनको भी भिखारी ही मान लेते हैं। बट हाउ मैनी ऑफ अस कैन ऑनेस्टली से, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से ये कह सकें दैट वी हैव नॉट फेल्ट अ लिटिल इनवियस, कि हम लोगों ने थोड़ा सा भी ईर्ष्या महसूस नहीं करी है ऑफ देयर सिंपल वे ऑफ लाइफ, यानी उनका जो जीवन होता है सिंपल वे ऑफ लाइफ होता है, यानी उनके जीवन का जो साधारण तौर तरीका होता है उससे हमें कभी ईर्ष्या नहीं हुई है। और एंड फ्रीडम फ्रॉम एनी केयर इन द वर्ल्ड, और इस संसार में किसी भी प्रकार की उनकी कोई चिंता नहीं होती है। तो इस तरह की स्वतंत्रता को महसूस करके जब हम लोग सोचते हैं तो इस संसार में
कौन ऐसा व्यक्ति है जो उससे इन्वियस नहीं होगा, यानी ईर्ष्या नहीं करेगा। अब देखिए आपके सामने ये पूरा का पूरा पैसेज हो गया और इसकी जो मोटी मोटी बातें हैं वो ये हैं कि यहाँ पर वास्तव में बात की गई है, यहाँ पर अगर आप पैराग्राफ नंबर 1 से देखेंगे तो बात की गई है, सबसे पहले पैराग्राफ नंबर 1 और 2 में तो बात की गई है कि इस संसार में हर व्यक्ति होता है, कुछ ना कुछ उसके पास बेचने के लिए होता है, तभी वो अपने जीवन को ठीक ढंग से जी सकता है। हम देखिए समरी है बना रहे हैं, ठीक है ना। इस समरी को अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा सा आपको भी बना लेना चाहिए क्वेश्चन का आंसर देने से पहले। तो आपने देखा यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 1 में यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपने देखा कि सबके पास कुछ ना कुछ बेचने के लिए होता है। जैसे जिस प्रकार से हम किसी दुकान में जाकर के और कोई सामान लाते हैं उसके लिए हम पैसा देते हैं, उसी प्रकार से बहुत सारे प्रोफेशंस में लोग अपनी सेवाओं को बेचते हैं। तो आप देखेंगे तो इस संसार में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेचता है, राइट। दूसरी ओर जब तीसरे पैराग्राफ में आते हैं तो यहाँ पर हमें एक कहानी कुछ ऐसी मिलती है कि ट्रम्प जो होता है, यानी एक जो आवारा घुमक्कड़ व्यक्ति होता है, वो इस जो एक जनरल रूल है इस रूल का अपवाद है, अर्थात वो कुछ भी उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं होता है। हाँ, उसकी तुलना एक भिखारी से की जाती है और फिर आगे बताया जाता है कि वो वास्तव में भिखारी से कैसे अलग होता है, यानी डिफरेंस बतलाया जाता है। और फिर आपसे ये भी कहा जाता है कि हम कभी कभी उससे इन्वियस भी फील करते हैं। तो बस यही तो सारी बातें हैं जिन पर आपसे क्वेश्चंस किए गए हैं। अब ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा पैराग्राफ नंबर 1 और 2 से। यहाँ पर देखिए आप पैराग्राफ 1 और 2 से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना होगा, समझ करके और इन्हीं पैराग्राफ्स का सारांश आपको अपने मन से अपने शब्दों से लिखना होगा, तभी उसका सही और सटीक आंसर बनेगा। अभी थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको व्हाइट बोर्ड में वो सब कुछ करके बतला रहा हूं और आपको वो तरीका भी बतलाऊंगा कि आप किस प्रकार से सोचकर और अपनी तरफ से एक बहुत बेहतर सेंटेंस बना सकते हैं आंसर के लिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये, What is the difference between a beggar and a tramp? ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। तो आपको डिफरेंस बताना है कि एक बेगर के बीच में और एक आवारा घुमक्कड़ के बीच में वास्तव में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ जो आंसर निकल करके आएगा वो आपका तीसरे पैराग्राफ से आंसर निकल करके आएगा, ठीक है। जब आप आंसर देंगे तो फिर इसको एक बार और पढ़ करके और अपने आंसर को कंसाइज करना पड़ेगा। वेल, आगे देखते हैं कि वो जो तीसरा क्वेश्चन है वो कहाँ से आएगा। हाउ आर ट्रम्प्स क्लोजर टू नेचर देन नॉर्मल पीपल। मैंने आपको अभी अभी बतलाया, उसी पैसेज में आपको इसका आंसर भी मिलेगा। तो तीसरा, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो तीसरा आंसर मिलेगा वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन है व्हाई शुड वी फील जेलस ऑफ ए ट्रम्प। तो चौथे पैराग्राफ में आपने अभी अभी देखा, यहाँ पर देखिए ये चौथा पैराग्राफ है। यहाँ पर आपने देखा कि हम उसके प्रति हम इन्वियस फील करते हैं। तो देखिए चौथे पैराग्राफ में चौथे प्रश्न का आंसर होगा। अब जरा यहां पर हम देख लेते हैं कि आखिर अगले कौन से क्वेश्चंस हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है विच वर्ड इन पैराग्राफ। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में जो कि पैराग्राफ 2 से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको पैराग्राफ 2 में एक वर्ड ढूंढना होगा जिसका मतलब ऐसा होगा। कैसे, इसकी भी एक ट्रिक है, बड़ी ही खास ट्रिक है। 1 नंबर तो आपको बिल्कुल सॉलिड मिलने ही वाला है अगर आपने उसे ठीक से पढ़ा और समझा। दूसरा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है विच वर्ड इन पैराग्राफ 1। तो देखिए जरा पैराग्राफ 1 में आपको एक सिनोनिम ढूंढना है, डिटरमाइन माने निर्धारण करना। तो पहले वाले पैराग्राफ में आपको किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको करके वहां बोर्ड में ही बतलाऊंगा सामने। और 7वां क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैराग्राफ नंबर 3। तो आपको पहला, दूसरा और तीसरे पैराग्राफ से कुछ वर्ड्स निकालने हैं। वहाँ पर हो सकता है आपको उन वर्ड्स की मीनिंग ना आती हो, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाएंगे तो निश्चित रूप से इन 3 नंबर्स को भी आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं बोर्ड में और बोर्ड में मैं आपको लिख करके बतलाता हूं कि आखिर इनका आंसर आप कैसे दे सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब बिल्कुल सीरियस होकर के सीख लीजिए कि ये पूरे के पूरे 15 मार्क्स आप किस प्रकार से स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने जरा सा भी तुक्का लगाने का प्रयास किया या फिर मिलती जुलती लाइनों को वहां से उतार करके नकल करके लिखने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से आपके नंबर कट जाएंगे और नंबर आपको कटने नहीं देने हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर कैसे दिया जा सकता है। जरा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द स्टेटमेंट एवरीवन हैज समथिंग टू सेल। देखिए जरा
ये एक स्टेटमेंट है जो कि दूसरे पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। अब अगर यहां पर आप तुक्का लगाने का प्रयास करेंगे या इर्द गिर्द की लाइनों को लिखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 0 नंबर मिलेंगे। अब आपको इसमें पूरे के पूरे 3 नंबर चाहिए। कैसे आप कर सकते हैं जरा देखिए। पहली बात समझ लीजिए, एवरीवन हैज समथिंग टू सेल। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ बेचने के लिए होता है। जब लेखक ऐसा कह रहे हैं तो इस स्टेटमेंट से लेखक का क्या आशय है या लेखक क्या कहना चाहते हैं। अब ये बात जानने के लिए आपको पूरे के पूरे 2 पैराग्राफ्स पढ़ने होंगे और उन दोनों पैराग्राफ्स की एक छोटी सी समरी निकाल लेनी होगी 3, 4, 5 पॉइंट्स में से, जैसे मैंने यहां पर निकाल करके लिखी हुई है। जरा देखिए, समरी मैंने लिखी हुई है और उसमें पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। पॉइंट्स नंबर 1 पॉइंट क्या है, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड। तो पहली बात तो ये निकल करके आई कि जिस प्रकार से सामान बेचा जाता है उसी प्रकार से सर्विसेज भी बेची जाती हैं, तो दोनों ही चीजें बेची जाती हैं। ओके, दूसरा पॉइंट, जिस प्रकार से शॉपकीपर्स लोग सेल करते हैं गुड्स यानी सामान को सेल करते हैं, उसी प्रकार से डिफरेंट प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग अपनी सर्विसेज को भी सेल करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे यहां पर देखिए, टीचर्स सेल नॉलेज। टीचर्स यानी जो टीचर्स लोग होते हैं वो अपना नॉलेज बेचते हैं। फिलोसफर्स लोग क्या करते हैं, अपना विजडम बेचते हैं। और प्रीस्ट लोग क्या करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल कंफर्ट बेचते हैं, यानी जो आध्यात्मिक सुख होता है उसको बेचने का प्रयास करते हैं। और यही वास्तव में पहले 2 पैराग्राफ्स की समरी है। राइट, अब यही तो लेखक यहां पर कहना चाहता है, तो इस स्टेटमेंट से लेखक ये कहना चाहता है। तो बस अब दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर देने की शुरुआत कैसे करें। आंसर देने की शुरुआत आपको चाहिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही आंसर की लैंग्वेज बना दीजिए। सबसे बढ़िया तरीका होता है और इसमें पूरे अंक मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द ऑथर मीन। लेखक क्या कहना चाहता है या क्या आशय है बाय द स्टेटमेंट। तो आपको यहीं से इसकी शुरुआत कर देनी होगी। कैसे, बाय द स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट लिख दीजिए, द ऑथर मीन्स। ये आपको आंसर की शुरुआत में कर देना है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया है, बाय द स्टेटमेंट एवरीवन हैज समथिंग टू सेल, द ऑथर मीन्स दैट। अब ऑथर क्या मतलब रखता है, ये है ऑथर। तो ऑथर का क्या कहने का मतलब है, ये मतलब है। तो अब इस मतलब को एक सेंटेंस में आप बना दीजिए। कैसे, जरा देखिए, बोथ ये लीजिए स्टूडेंट्स, इन्हीं पॉइंट्स को मैंने एक सेंटेंस के रूप में लिख दिया है। ये काम बहुत ही इजी है, आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। देखिए जरा, ये एक पूरा का पूरा आंसर हो गया और आपको इसमें पूरे के पूरे 3 अंक मिलेंगे अगर आप ऐसा लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन से ही आंसर की शुरुआत करी और कुछ इस प्रकार से, बाय द स्टेटमेंट एवरीवन हैज समथिंग टू सेल, द ऑथर मीन्स दैट। अब क्या है, उसी के आगे हमने देखिए सेंटेंस बढ़ा दिया है, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड बाय पीपल इन वेरियस प्रोफेशंस। यानी विभिन्न प्रकार का पेशा करने वाले लोगों के द्वारा दोनों ही चीजें बेची जाती हैं, यानी सामान भी बेची जाती हैं और सर्विसेज भी बेची जाती हैं। पहला पॉइंट हो गया। फिर यहां पर फुल स्टॉप लगाया और दूसरा एक सेंटेंस और बना दिया, ठीक वैसे ही, जस्ट लाइक, यानी ठीक वैसे ही जैसे द शॉपकीपर्स सेल गुड्स। जिस प्रकार से शॉपकीपर्स सामान बेचते हैं, बिल्कुल वैसे ही, कॉमा लगाकर, वैसे ही टीचर्स सेल नॉलेज। टीचर्स लोग नॉलेज बेचते हैं। तीसरा पॉइंट आ गया, कॉमा लगाया, अगला पॉइंट भी लिख दिया, फिलोसफर्स सेल विजडम। और फिलोसफर्स लोग क्या करते हैं, विजडम बेचते हैं। एंड प्रीस्ट्स सेल स्पिरिचुअल कंफर्ट। वेल, बन गया आपका पूरा का पूरा आंसर। आपको इस प्रकार से आंसर लिखने का प्रयास करना चाहिए, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही सिंपल है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको थोड़ा सा स्मार्ट होने की जरूरत होती है। जरा देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बेगर एंड अ ट्राम्प। अब आप देखेंगे तो तीसरे पैराग्राफ में ट्राम्प और बेगर के बीच का डिफरेंस बतलाया गया है। उसको बड़े अच्छे से पढ़ना है और बस एक जो खूबी है बेगर की वो नोट कर लेनी है समरी में, और दूसरी जो खूबी है ट्रम्प की वो दूसरी जगह नोट कर लेनी है, और बस उन्हीं समरी को आंसर बना करके लिख देना है। अब देखिए कैसे आंसर लिख सकते हैं, मैंने आपको बतलाया क्वेश्चन से ही आंसर की आपको शुरुआत करनी होती है। तो देखिए मैंने यहीं से शुरुआत कर दिया है, द डिफरेंस बिटवीन अ बेगर एंड अ ट्रम्प इज। देखिए यहां पर लिख दिया है द डिफरेंस बिटवीन अ बेगर एंड अ ट्रम्प इज। मैंने क्वेश्चन
जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी से मैंने आंसर की लैंग्वेज बनाई है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ही वो रियल आंसर होता है। और फिर आगे लिख दीजिए इज दैट, ये होती है कि। तो ये लीजिए, इन दोनों ही पॉइंट्स को मैंने बस यहां पर इस के बाद दैट एक कंजंक्शन लगाया है और दोनों ही पॉइंट्स को बिल्कुल एज इट इज लिख दिया है, और आपके 3 नंबर ये भी हो गए पक्के। कैसे पक्के हुए? पहली बात ध्यान रखिए कि आपने क्वेश्चन से ही आंसर की शुरुआत की है, यानी जो लैंग्वेज क्वेश्चन की है वही लैंग्वेज आपने आंसर में प्रयोग की है, और फिर इसके बाद वो 2 पॉइंट्स लिख दिए हैं जो डिफरेंस को बतला रहे हैं। अब जरा पढ़ लीजिए क्या डिफरेंस है। वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुका उसका डिफरेंस क्या है, फिर भी आप देख लीजिए। द डिफरेंस बिटवीन अ बेगर एंड ए ट्रैम्प इज, यानी एक बेगर और ट्रैम्प के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ये है कि अ बेगर सेल्स हिमसेल्फ, कि जो बेगर होता है, जो भिखारी होता है, वो अपने आप को बेच देता है एज ए ह्यूमन बीइंग, यानी एक मानव के रूप में अपने आप को बेच देता है, टू अराउज द पिटी। किस बात के लिए? पिटी मीन्स दया के भाव को उत्पन्न करने के लिए, ऑफ पीपल माने लोगों के द्वारा, यानी लोगों के अंदर दया के भाव को उत्पन्न करने के लिए अपने आप को बेच देता है वो। एंड सैक्रिफाइसेस, और फिर बदले में वो क्या देता है भाई? जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो बदले में हमें कुछ मिलता है और हम देते हैं, तो क्या देता है वो? सैक्रिफाइस कर देता है हिज डिग्निटी, अपनी जो डिग्निटी है उसको वो सैक्रिफाइस कर देता है, उसका बलिदान कर देता है। जबकि दूसरी ओर ट्रैम्प, जो कि साधारणतया लोग उस ट्रैम्प को भी भिखारी ही मान लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअली भिखारी नहीं होता है, वो तो आवारा स्वतंत्र एक जीव होता है जो कहीं भी टहलता हुआ घूमता है। हालांकि उसको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि अगला भोजन उसे कहाँ पर से मिलेगा। लेकिन देखिए जरा मैंने आगे क्या लिखा है, वेयर एज अ ट्रैम्प में आस्क यू फॉर सम मनी। ध्यान दीजिए, हाँ ज़रूर है कि कभी कभी जो ट्रैम्प होता है वो कभी आपसे धन जरूर मांग सकता है, ठीक है ना, लेकिन नेवर, लेकिन एक जो खासियत है वो ये है, लेकिन नेवर आस्क्स यू टू फील सॉरी फॉर हिम, लेकिन वो कभी भी ऐसे धन नहीं मांगता है कि आपके अंदर पिटी का भाव उत्पन्न हो या खेद का भाव उत्पन्न हो, यानी गिड़गिड़ा करके वो नहीं मांगता है, बस मांग लेता है खाने पीने के लिए। ओके, जैसे साधु लोग आपके घर आते हैं और वो खाने के लिए मांग लेते हैं, कुछ इसी प्रकार से, ठीक है। एंड रिमेन्स डिग्निफाइड, और फिर वो वहाँ पर जो बेगर करता है वो क्या करता है? वो अपनी डिग्निटी को लूज कर देता है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी डिग्निटी को बनाए रखता है, यानी आत्मसम्मान को वो बनाए रखता है। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बड़े ध्यान से पढ़िए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखा है व्हाई आर ट्राम्प्स क्लोजर टू नेचर देन नॉर्मल पीपल, अर्थात नॉर्मल पीपल यानी साधारण लोगों की तुलना में ये जो ट्राम्प्स लोग होते हैं ये नेचर से इतना ज़्यादा क्लोज क्यों होते हैं, बस इतनी सी बात पूछी गई है। तो अगर आपने वो पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ नंबर 3, उसके अंत की 3-4 लाइनों में इसका आंसर लिखा हुआ है, और वो आंसर क्या है अभी आपको मैं बतलाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले फिर से मैं आपको एक बार ध्यान दिला दूं कि मैंने जो आंसर की जो लैंग्वेज बनाई है वो लैंग्वेज भी कहाँ से है? इसी क्वेश्चन से ही है। देखिए जरा, यहाँ पर प्रश्न है व्हाई आर ट्राम्प्स, तो मैंने क्या लिखा है? ट्राम्प्स, द ट्राम्प्स आर क्लोजर, और पूरा का पूरा सेंटेंस वैसा ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। द ट्राम्प्स आर क्लोजर टू नेचर देन नॉर्मल पीपल बिकॉज, क्योंकि दे नॉर्मली स्लीप इन द ओपन, बस इतनी सी तो बात है। सिर्फ इतना सा लिखा है कि वास्तव में ये जो ट्रैम्प्स होते हैं इनके घर तो होते नहीं हैं, ये बस घुमक्कड़ ऐसे ही आवारा लोग होते हैं, और ये बस चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। और कभी कभार किसी के घर के अंदर सोने को मिल गया तो बहुत अच्छी बात, अन्यथा अधिकांश रातों को वह खुले में ही यानी खुले आसमान के नीचे ही व्यतीत करते हैं, इसलिए वो नेचर से ज़्यादा करीब हो जाते हैं। बस इतना सा आंसर है, बड़ी आसानी से आप ढूंढ लेंगे। जरा चौथा क्वेश्चन देखिए, व्हाई शुड वी फील जेलस ऑफ ए ट्रम्प, हम ट्रम्प से हमें जेलस क्यों फील करना चाहिए, यानी ईर्ष्या क्यों होनी चाहिए? तो इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल है, पैराग्राफ नंबर 4 में इसका आंसर दिया हुआ है। जरा देखिए मैंने क्या लिखा है, वी शुड फील जेलस ऑफ ए ट्रम्प बिकॉज, देखिए यहाँ पर मैंने उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को यहाँ आंसर की लैंग्वेज बना दिया है, और बिकॉज लगा करके और सेंटेंस बस एक छोटा सा सेंटेंस मैंने जोड़ दिया है। ही लीड्स अ सिंपल लाइफ, क्योंकि वह एक साधारण सा जीवन व्यतीत करता है बिना किसी चिंता के, यानी उसके जीवन में चिंता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, एक सिंपल सा जीवन व्यतीत करता है। और इस प्रकार से हम लोग
अपने घरों में रहते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी चिंता से ग्रस्त बने रहते हैं, राइट। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा उनसे जेलसी फील होती है, यानी ईर्ष्या फील होती है। अब देखिए अगले जो 5वां, 6वां और 7वां क्वेश्चन है वो वोकैबुलरी बेस्ड है। अगर आपको वो वोकैब नहीं भी आती है तो भी बड़े स्मार्ट तरीके से आप उनके आंसर खोज सकते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, मोबाइल की स्क्रीन तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट के 3 क्वेश्चंस में आपके वोकैब को टेस्ट किया जाता है। अब अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो ये तीनों ही क्वेश्चंस बड़े ही ईजी हो जाएंगे और ये 3 नंबर पक्के। लेकिन अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है तो फिर एक ट्रिक भी है मेरे पास, थोड़े से अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे तो 50% चांसेस हैं कि ये 3 नंबर भी आप गेन कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले तो जरा हम बात करते हैं कि अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो फिर आप इनको कैसे ढूंढेंगे। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में है विच वर्ड इन पैराग्राफ 2, यानी पैराग्राफ 2 में एक शब्द ढूंढना है जिसका मतलब है कैसा, फील अग्रीव्ड अबाउट। तो फील माने महसूस करना, अबाउट माने के बारे में, और अग्रीव्ड अगर आप इसकी मीनिंग आती है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि इसका मतलब होता है बुरा महसूस करना, व्यथित महसूस करना। अब ऐसा ही एक शब्द वहां पर ढूंढना है आपको पैराग्राफ नंबर 2 में जिसका ऐसा ही कुछ मतलब होता है। तो चलिए सीधे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2। अब अगर पैराग्राफ नंबर 2 को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक ऐसा शब्द है ग्रज, जिसका मतलब बिल्कुल वैसा ही होता है, यानी व्यथित महसूस करना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है विच वर्ड इन पैराग्राफ नंबर 1 इज द सिनोनिम ऑफ डिटरमाइन। अब देखिए यहाँ पर सिनोनिम माने समानार्थी शब्द, और किसका, डिटरमाइन। आपकी अगर वोकैब अच्छी है तो डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारित करना। तो वहां पर पैराग्राफ नंबर 1 को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पर भी आप पाएंगे कि पैराग्राफ नंबर 1 में आपको एक ऐसा शब्द मिलेगा एस्टीमेट, और ये एस्टीमेट का मतलब भी वैसा ही होता है, यानी डिटरमाइन करना, यानी निर्धारित करना। चलिए आपको वोकैब आती है, बड़ी आसानी से आपका ये अंक भी क्लियर हो गया। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक एंटोनेम है। जरा देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, विच वर्ड इन पैराग्राफ 3 इज द एंटोनेम ऑफ अनकॉन्शियसली। अब यहां पर आपको एंटोनेम यानी विपरीतार्थी शब्द ढूंढना है। वहां से किस शब्द का विपरीतार्थी होना चाहिए, अनकॉन्शियसली। अब अगर आपको इसकी मीनिंग आती है तो इसका मतलब होता है अनजाने में। चलिए वहां पर हम कोई ऐसा वर्ड ढूंढने का प्रयास करते हैं पैराग्राफ 3 में जिसका मतलब कुछ ऐसा हो, जानबूझकर ऐसा कुछ मतलब हो। भाई इसका मतलब क्या है, अनजाने में, तो इसका विपरीतार्थी क्या हो गया, जानबूझकर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 3 में हम देखते हैं कि वहां पर आपको कौन सा ऐसा शब्द, अब अगर आप इस पैराग्राफ नंबर 3 को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यहां पर एक ऐसा शब्द जरूर मिल जाएगा। वो कौन सा शब्द है, जरा देखिए, वो शब्द है डिलिबरेटली, और ये डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। अब इस प्रकार से इन एक एक शब्दों वाले जो ये आंसर्स हैं, इन आंसर्स को भी लिखने का एक तरीका होता है, और वो तरीका मैं आपको अभी थोड़ी देर में बोर्ड में लिख करके बतला रहा हूं। अब जरा हम उस ट्रिक की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपको इन शब्दों की मीनिंग आती ही नहीं है तो बस तुक्का लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो तुक्का भी लगाइए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करके तुक्का लगा लीजिए। जरा देखिए कैसे। अब यहां पर हम पहुंचते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, और क्वेश्चन नंबर 5 में जिस शब्द का समानार्थी हमको ढूंढना है तो जरा देखिए, फील, ये बहुत ही इजी मीनिंग है। फील का मतलब महसूस करना, अबाउट माने के बारे में, तो किसी चीज के बारे में महसूस करना, इतना तो मोटा मोटा आपको पता ही चल गया, पता चल गया ना। अच्छा, एक दूसरी चीज और भी देख लेनी है। दूसरी चीज ये है कि यहां पर ये जो वर्ड फ्रेज है ये किस कैटेगरी का है। तो मेरा कैटेगरी का आशय है, क्या वो नाउन है या वो एडजेक्टिव है या वो वर्ब है, ये क्या है वो। तो आप देख रहे हैं फील माने महसूस करना, यहां से आपको पता चल गया कि ये एक वर्ब कैटेगरी का शब्द है। कौन सा, वर्ब कैटेगरी का। अब वहां पर आपको पैराग्राफ नंबर 2 में जितनी भी वर्ब्स हैं उनको अच्छे तरीके से देखना है। ये है आपका पैराग्राफ नंबर 2। अब यहां से लेकर, यानी ये पूरे के पूरे यहां से लेकर के और यहां तक की सारी वर्ब्स को आप एक बार सरसरी निगाह से देख लो, और फिर इसके बाद आप ये महसूस करने का प्रयास करो कि कौन सा ऐसा वर्ब यानी कौन सी ऐसी क्रिया है जो महसूस कराने के भाव को
प्रकट कर सकती है। तो अगर आप ऐसा देखेंगे हो सकता है आप यहां पर पहुंच जाएं। 50% चांसेस हैं कि आप ग्रज नामक शब्द तक पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार से जरा देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। अगले क्वेश्चन में है विच वर्ड इन पैराग्राफ इज द सिनोनिम ऑफ डिटरमाइन। अब इस वर्ड को भी देखिए, ये वर्ड किस कैटेगरी का है, आपको इसकी मतलब यानी माने नहीं पता है तो डिटरमाइन, आप कम से कम डिटरमाइन ये भी आपको देखना है। तो ये भी एक वर्ब कैटेगरी का ही शब्द है, हालांकि इसका मतलब है निश्चित करना। अब अगर आप वहां पर जाएंगे और देखेंगे तो भी आपको वही प्रोसेस करना है, और अगर आपका लक साथ हुआ तो आप यहां इस एस्टीमेट नामक शब्द तक पहुंच ही जाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, सारी की सारी वर्ब्स को देखना पड़ेगा और फिर आपको थोड़े से अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। तो 50% चांसेस होते हैं कि आप सही आंसर तक पहुंच जाएं। अच्छा, अब चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि 7 में क्या पूछा जा रहा है। अब 7 में देखिए एंटोनिम पूछा जा रहा है और एक ये शब्द है अनकॉन्शियसली। अब इसकी भी आप कैटेगरी जानने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे ly लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब। अब आपको वहां पर वहां पर यानी पैराग्राफ नंबर 3 में आपको ऐसा ही कोई एडवर्ब ढूंढना है जिसके अंत में ly लगा हो। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 3 में हम पहुंचते हैं और किसी एक ऐसे ही वर्ड को ढूंढने का प्रयास करते हैं जिसमें ly लगा हो। तो देखिए यहाँ पर डिलिबरेटली ये एक एडवर्ब है और यहाँ पर ly लगा है। देखिए आपका ये जो तुक्का है यानी जो ट्रिक है काफ़ी अच्छा काम कर रही है। हाँ, हो सकता है 100% काम न करे, लेकिन 50 to 60 और 70% तक ये काम कर जाती है। अब मैं आपको बोर्ड में बता रहा हूँ कि आखिर इन एक एक शब्दों के आंसर को भी आपको बोर्ड कॉपी में जब आप आंसर लिख रहे हो तो उन्हें कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए सीधे बोर्ड में देखिए। तो बड़ा ही सिंपल है ना, एक वर्ड का आंसर है, लेकिन उस एक वर्ड को भी आपको कैसे लिखना है जरा देख लीजिए। क्वेश्चन है विच वर्ड इन पैराग्राफ 2 मीन्स द सेम एज फील एग्रीव्ड अबाउट। और आपने देखा कि एकमात्र शब्द जो इसका मतलब है वो पैराग्राफ नंबर 2 में कौन सा है, और वो जो शब्द है उसी शब्द को आपको लिखना है। बस कहां पर लिखना है? द वर्ड ग्रज, राइट। बस यहां पर इतना लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोट करके, और नीचे उसके क्या करना है? अंडरलाइन कर देनी है, ठीक है ना। या फिर आप इसे हाईलाइटर से अगर हाईलाइट कर सकें तो हाईलाइट कर दीजिए। इसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस वैसा ही लिखा हुआ है। देखिए मैंने यहां पर इस शब्द को कहां पर लिखा है? विच वर्ड। तो यहां पर हमने द वर्ड लिखा और इसके बाद में वो शब्द लिख दिया जो वास्तव में इस फ्रेज का मतलब है या मीनिंग है, राइट। ऐसा ही काम मैंने यहां पर अगले क्वेश्चन में भी किया है। विच वर्ड इन पैराग्राफ 1 इज द सिनोनिम ऑफ डिटरमाइन। अब आप देख रहे हैं कि डिटरमाइन नाम के शब्द का जो सिनोनिम है वो कहां पर लिखा जाएगा? कुछ ऐसे, द वर्ड एस्टिमेट इज इन पैराग्राफ 1 इज द सिनोनिम ऑफ डिटरमाइन। आंसर आपको ऐसे लिखना चाहिए। हालांकि अगर आप चाहें तो बस आंसर नंबर 5 डाल करके और बस केवल लिख सकते हैं ग्रज, ओके। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 डाल करके लिख सकते हैं एस्टिमेट, बट आप ऐसा मत करिए। ये मेरी पर्सनल आपको सलाह है कि आपको एक ऐसा ही यानी क्वेश्चन से निकलता हुआ आंसर होना चाहिए, और यहाँ पर आपको आकर पूरे के पूरे अंक मिलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में भी मैंने बिल्कुल उसी प्रकार से उस आंसर को लिख दिया है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी, बस केवल 2-3 ऐसे ही अनसीन पैसेज निकालिए और जो मैंने ट्रिक्स बतलाई, जो मैंने मेथड्स बतलाए, उन मेथड्स को आप अप्लाई करिए। आशा करता हूँ कि आप लोग उसमें बहुत सफल होंगे और आप बड़ी आसानी के साथ किसी भी अनसीन पैसेज के नीचे पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेहनत मैंने आपके साथ बहुत अधिक करी है इस वीडियो में। तो अब मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी अपनी सेवाएं बेचता हूँ, मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, तो आप भी तो कुछ बदले में देंगे ना मुझको। जी हाँ, बदले में आपको एक लाइक देना है, एक कमेंट देना है, और साथ ही साथ आपके साथ पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर भी करना है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।